नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का अगला अध्याय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इसमें दो छोटी छोटी कविताएं जोड़ी गई हैं। एक तो उत्साह है और दूसरी है अट नहीं रही है। तो देखिए, सबसे पहले अपन कवि का परिचय देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। तो देखिए, निराला जी का जन्म 1899 में हुआ था और इनका जन्म आपको 1896 में मिलेगा, 97 में मिलेगा, 99 में मिलेगा। परंतु जो प्रामाणिक माना जाता है वो 1899 है। मूलतः गढ़गोला उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन इनका जन्म ननिहाल में हुआ था। निराला जी की जो औपचारिक शिक्षा है 9वीं तक महिसादल में हुई। उन्होंने अपने स्वाध्याय से संस्कृत है, बंगला है, अंग्रेजी है आदि का ज्ञान अर्जित किया। संगीत और दर्शन के कभी गहरे ये ध्याता थे, यानी जानकार थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा पर उनका विशेष प्रभाव पड़ा था। इनके आध्यात्मिक गुरु कई बार पूछ ले जाते हैं तो विवेकानंद जी को मानते थे ये अपना आध्यात्मिक गुरु। दूसरी बात, इनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा। इसमें बंगला रामायण है कृतिवासी, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी प्रसिद्ध रचना राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा मूलतः ध्यान रखना 1936 ईस्वी में एक भारत मित्र पत्रिका निकलती थी, उसमें प्रकाशित हुई थी और ये अनामिका में संकलित है। बंगला रामायण का कृतिवासी बंगला रामायण, उसका प्रभाव इसमें दृष्टिगोचर होता है। निराला जी का देहांत 1961 ईस्वी में हुआ था। निराला जी का संपूर्ण जीवन है वो दुखों से भरा था। आप सभी को पता है, बचपन में माता पिता का देहांत हो जाना, फिर चाचा चाची, पत्नी, अंत में इनको जो इनकी पुत्री सरोज एक संजीवनी बूटी थी उसके सहारे ये जिंदा थे, वो भी इनको छोड़ करके चली जाती है। बहुत दुखी आत्मा थी। आत्मीयजनों का असामयिक निधन, आत्मीयजन यानी अपने खुद के लोग, उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर उन्होंने अनवरत लगातार संघर्ष किया। 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखो, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, संध्या कांकली, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। वैसे तो भिक्षुक है, राम की शक्ति पूजा, बादल राग है, गीत गाने दो मुझे, इस प्रकार से बहुत सी रचनाएं इनकी, भारत माता की वंदना। परंतु ये प्रसिद्ध रचनाएं सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं द्वितीय श्रेणी में कि अनामिका रचना किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनकी संपूर्ण रचनावली 8 खंडों में है। ये स्पेशली ध्यान रखना, एक प्रश्न ऐसा पक्का परीक्षा में पूछा जाना है द्वितीय श्रेणी में कि कोई सी कवि की पूछी जा सकती है, जैसे नागार्जुन की कितने खंडों में है, रेणु की कितने खंडों में है, निराला की कितने में है, अज्ञेय की कितने में है। ऐसे निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि थे। दार्शनिकता थी, विद्रोह था, क्रांति थी, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट था उदात्त चित्र उनके रचनाओं में उपस्थित था। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में एक नए प्रयोग को संभव किया। ये छायावादी रचनाकारों में पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया। पंक्ति को अंडरलाइन कीजिए, अच्छी पंक्ति है। शोषित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, पीड़ित और प्रताड़ित जन है ना, उनके प्रति इनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है ना, यानी जो दुखी आत्मा थी, ये स्वयं दुखी थे तो दुखी आत्माओं को तो ये उनके बारे में तो अच्छा ही लिखेंगे। शोषितों के प्रति, उपेक्षितों के प्रति, यानी जिसने समाज ने दुत्कार दिया है, पीड़ित जो जनता, प्रताड़ित जो जनता, उन सभी के प्रति सहानुभूति है। तो दूसरी ओर शोषक वर्ग के प्रति उनकी और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार यानी प्रतिशोध की भावना भी इनके काव्य में पढ़ने को मिलती है। यहाँ पर अपन दो छोटी छोटी कविताएं पढ़ेंगे। पहला है एक उत्साह है, जो कि एक आह्वान गीत है। कवि है वो बादलों से आह्वान कर रहा है, बादलों को संबोधित करके कि बादल निराला का प्रिय विषय है। यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि निराला का प्रिय विषय क्या है? बादल। जिस प्रकार से महादेवी जी का दीपक और बादल दोनों हैं, ठीक उसी प्रकार निराला का बादल है। कविता में बादल एक तरह से पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरी
करने वाला होता है, वहीं पर दूसरी तरफ वही बादल होता है नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और कांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरी है अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना, अपने अंदर समा नहीं रही है। फागुन की मादकता इस प्रकार से प्रकट करती है कि कवि फागुन की जो सर्वव्यापक सुंदरता है उसको अनेक संदर्भों में देखता है। जब वह प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। देखो वर्तमान में फागुन चल रहा है, अपने कितने सौभाग्यशील इंसान हैं, विद्यार्थी हो आप लोग, कि इस फागुन के महीने में आपको फागुन की कविता पढ़ने को मिल रही है, फागुन का सौंदर्य पढ़ने को मिल रहा है। सुंदर शब्दों का चयन एवं लय में कविता को भी फागुन की तरह सुंदर तथा ललित बना दिया है। सन 1916 में इनकी एक प्रसिद्ध कविता प्रकाशित हुई थी, जूही की कली, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। कौन सी को? जूही की कली। इनकी ये पहली कविता मानी जाती है, परंतु कई जगह व्याख्याता भर्ती में यूं पूछ लिया जाता है कि रामविलास शर्मा या किसी विद्वान के अनुसार पूछा जाए तो इनकी प्रथम कविता कौन सी है, तो भारत माता की वंदना रामविलास शर्मा इनकी पहली कविता मानते हैं। 1922 में वे रामकृष्ण मिशन के द्वारा समन्वय पत्रिका से जुड़े थे। 23-24 में मतवाला मंडल में शामिल हो गए। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी इन्होंने प्रबंधात्मक कविताएं लिखी हैं, जिसमें तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। भिक्षुक जैसी कविताओं में आम बोलचाल भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, नैपत्य, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज। और इनके प्रसिद्ध उपन्यास है बल्लेश्वर बकरीवाह। बल्लेश्वर बकरिया यानी विशेष चर्चित ये उपन्यास है, ध्यान रखना इसका। ये कई बार पूछा भी जाता है और कई जगह आपको इनकी कहानी वो भी पढ़ने को मिल सकती हैं, जैसे लीली, सखी, शुक्ली की बीबी। ठीक है, ये इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सरोज स्मृति इनकी अपनी पुत्री की याद में एक शोक गीत लिखा था, जो कि हिंदी साहित्य जगत का पहला शोक गीत माना जाता है। ठीक है, अब अपन छोटी सी कविता है, बड़े आराम से पढ़ेंगे। उत्साह है, ये एक आह्वान गीत है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। तो देखिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। यहां पर कवि बादलों से ये आह्वान करता है कि हे बादलों गरजो, बादल गरजो, घेर घेर, घेर घेर का मतलब उमड़ घुमड़ करके, कि हे बादलों गरजो, आप उमड़ घुमड़ करके इस समस्त गगन में छा जाओ। घेर घेर घोर गगन यानी घोर यानी समस्त गगन, धराधर ओ, इस समस्त गगन में आप छा जाओ चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करके। ललित ललित काले काले घुंघराले, सुंदर सुंदर, ललित ललित मतलब सुंदर सुंदर, तुम्हारे जो घुंघराले, काले काले घुंघराले जैसे बाल होते हैं ना, वैसे ही आप आसमान में हैं, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले, बाल कल्पना कैसे प्याले, यानी काले काले, सुंदर सुंदर काले काले घुंघराले बालों वाले बालकों के समान कल्पनाशील बादलों, तुम छा जाओ, चारों तरफ छा जाओ पूरे आसमान में। हे बादलों, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन चलो, तुम कवि के समान हो, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। विद्युत छवि उर्मे, तुम कवि नवजीवन वाले, तुम कवि के समान हो, तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक के समान उत्साह से पूर्ण हो। वज्र छिपाए नूतन कविता में, तुम वज्र को छिपाए रखो और मुझे नूतन यानी नई कविता की शक्ति दो। तुम अपने हृदय में वज्र छिपाए रखो और मुझे नई कविता लिखने की शक्ति दो। कवि कवि आगे बादलों से कहता है कि फिर भर दो बादल गरजो, कि फिर मेरे हृदय में एक नई कविता लिखने की शक्ति भर दो और तुम लगातार गरजते रहो, तुम क्रांति के आह्वाक हो। हे बादल, बादल को यहाँ पर क्रांति का प्रतीक के रूप में माना है। बादल कवि से कहता है कि तुम संपूर्ण संसार जगत में क्रांति का आह्वान है वो कर दो, कि अब तो क्रांति होने वाली है। आगे बात समझ में। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन में धराधर ओ बादल, कवि यहाँ पर बादलों से आह्वान कर रहा है कि हे बादलों तुम गरजो, उमड़ घुमड़ करके, घेर घेर यानी उमड़ घुमड़ करके, घोर गगन में यानी संपूर्ण आसमान में, पूरे आसमान में छा जाओ। धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले यानी सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले बालकों के समान, कल्पनाशील, बाल कल्पना कैसे पाले यानी
सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले बालकों के समान कल्पनाशील बादलों तुम छा जाओ। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले तुम कवि के समान हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक के समान उत्साह से पूर्ण हो। वज्र छिपा है नूतन कविता फिर से भर दो बादल गरजो। यानी तुम्हारे हृदय में वज्र, तुम अपने हृदय में वज्र को छिपाए रखो और मुझे नई कविता लिखने की शक्ति है वो प्रदान करते रहो। तो यहाँ पर कवि बादलों को कांति का वाहक मानता है। कवि बादल से कहता है कि तुम संपूर्ण जगत में कांति का आह्वान, क्रांति जो है उसका आह्वान कर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ पर कवि बादलों से कहता है कि हे बादल, इस नई कविता का उत्साह है तुम फिर से भर दो। तुम गरज गरज करके उत्साह का संचार कर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन कि सभी लोग जो हैं विश्व में निगाद के शकल जन। विकल विकल यानी व्याकुल जो जन है उसके अंदर तुम नया उत्साह भर दो। विश्व के निगाद शकल जन यानी जो संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण जो संसार है उस वो भयंकर गर्मी से व्याकुल है। विकल है यानी व्याकुल है। विश्व के निगाद से सकल जन, संपूर्ण जो संसार है यहाँ के लोग भयंकर गर्मी से परेशान हैं, व्याकुल हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण। आए हो तुम अज्ञात दिशा से, अनंत यानी आसमान के बादलों। तुम आप हे अज्ञात दिशा से आकर के अनंत के बादलों, तुम इस तप्त दरहा है यानी तपी हुई जो धरती है इसको जल से भर दो, यानी इसको इस पे जल की बरसात कर दो। यहाँ पर पीड़ित जो जन है वो शांति से रह सके। शीतल कर दो तप्त धरा यानी तपी हुई धरती को जल से फिर से शीतल कर दो। यानी तपी हुई धरती है, धरा है, उसको जल से भर दो। तुम घनघोर बरसात करो और इस धरा को शीतल कर दो। इस प्रकार कवि बादलों के माध्यम से एक क्रांति का संदेश देता। तो यहाँ पर छोटी छोटी कविताएं हैं, इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो देखो किससे आह्वान कर रहा है, बादलों गरजो, बादलों से कर रहा है। घेर घेर घोर गगन में, कौन, उमड़ घुमड़ करके गंभीर आसमान में धराधर बरसो। ललित ललित काले घुंघराले यानी सुंदर सुंदर काले बाल कल्पना वाले। यहाँ पर कल्पना किसके समान बताई है, बादलों की, बच्चों के समान बताई है। किसके हृदय में वज्र से बिजली की चमक छिपी हुई है, बादलों के हृदय में। विद्युत छवि उर्मे है तेरे कवि नवजीवन वाले, और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर दो कि मैं एक नई कविता का निर्माण कर सकूं, नई कविता लिख सकूं। यहाँ पर यूं छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि विकल विकल व्याकुल व्याकुल उन्मन थे उन्मन, यानी संपूर्ण जो संसार के जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो इसलिए अज्ञात दिशा से आए हुए किसको बताया है, बादलों को, कि आप अज्ञात दिशा से आए हो, अनंत के घन हे आसमान के बादल, तुम घनघोर बरसात करो। ये धरती जो है वो तप्त है, तपी हुई है, उसको जल से क्या कर दो, शीतल कर दो। हे बादलों, ये तपी हुई जो धरती है इसको आप बरसात करके जल से भर दो, इसे शीतल कर दो। यहाँ पर संपूर्ण जो एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है बादल, वहीं पर दूसरी ओर से नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना भी संभव करने वाला माना जाता है। छोटी सी कविता है, अट्ट नहीं रही है। अट्ट का मतलब समाना, बहुत ही प्यारी कविता है, छोटी सी कविता। अट्ट का मतलब समाना, अट्ट नहीं रही है आबा फागुन की सट्ट नहीं रही है। अट्ट का मतलब समाना होता है, आभा का मतलब चमक होता है, सट्ट का मतलब सीमित होना। तो यहाँ पर कवि निराला जी है वो फाल्गुन की बात कर रहे हैं। फाल्गुन के महीने की आभा बहुत ही सुंदर होती है, चमक बहुत सुंदर होती है। फाल्गुन के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है, इसलिए फाल्गुन का जो महीना होता है उसमें प्राकृतिक सुषमा होती है, वो अति मनमोहक होती है, यानी बहुत अच्छी लगती है अपन को। कवि कहता है कि फागुन की जो आभा है वो अट नहीं रही है, मेरे हृदय में समा नहीं रही है। अर्थात फागुन के महीने में प्राकृतिक सौंदर्य इतना मादक हो जाता है कि आंखों में समा पाना बहुत ही मुश्किल है। फाल्गुन अर्थात प्रकृति के तन पर सट नहीं रहा, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य असीमित बिखर रहा है, जिसकी मादकता हर किसी को आकर्षित है वो कर लेती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कहता है कि फाल्गुन के महीने में सुगंधित जो हवा चल रही है, पवन चल रही है, तो इससे घर घर क्या है कि वो हवा वो चलती है और घर घर चल करके सुगंधित कर देती है, संपूर्ण वातावरण को, हर एक घर को बिल्कुल सरोबार कर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और बसंत के महीने में इतनी मस्ती से भर करके उड़ने को, ऐसे पक्षियों में से सारा आसमान है वो पंखमय हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी संपूर्ण पक्षी प्रजाति है वो उड़ने को लग जाती है।
आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यदि मैं उस सौंदर्य से अगर आंख हटाना चाहता हूं तो हट नहीं रही है, क्योंकि उसकी शोभा, उसका आकर्षक ही ऐसा है। पत्तों से लदी हैं डाल, कहीं हरी कहीं लाल है। आगे कवि कहता है कि फाल्गुन के महीने में डालियां कहीं पर हरी हैं तो कहीं पर लाल फूलों से लदी हुई हैं, कहीं पड़ी हैं उर में। और कवि कहता है कि उनके हृदय में कहीं पड़ी हैं उर, उनके उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट्ट नहीं रही है। आगे कवि कहता है कि यह मंद मंद गंध वाले पुष्पों की जो माला है, प्रकृति रूपी जो सुंदरी है, उसके कंठों में बहुत ही शोभायमान लग रही है। शोभाश्री यानी शोभायमान लग रही है। जगह जगह पर फाल्गुन की शोभा इतनी शोभायमान लग रही है कि वो मेरे हृदय में समा नहीं रही है, अट्ट नहीं रही है। आशा करता हूं छोटी सी कविता आपको आराम से समझ में आई होगी। यहां पर देखो, छोटे से प्रश्न यूं बन सकते हैं कि अट्ट नहीं रही है, आभा किसकी? फागुन की। फागुन क्या आभा है, चमक है, वो हृदय में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी कहीं पर सांस लेते हैं तो पूरी सुगंधित हवा चलती है, पवन चलती है, पूरे वातावरण को, प्रत्येक घर को सुगंध से सरोबार कर देती है। उड़ने को नभ में पर कर देते हो। जब आकाश है वो बसंत के महीने में मस्ती से भर करके उड़ने वाले पक्षियों से संपूर्ण आकाश है वो भर जाता है। आंख हटाता हूं उस सौंदर्य को से अलग तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी है डाल, कहीं हरी है कहीं पर लाल फूलों से लदी हुई है, कहीं पड़ी है उर में, कहीं पर उसके उर यानी गले में पड़ी है मंद गंध पुष्पमाला, जो सुगंधित पुष्प है उसकी माला है, वो प्राकृतिक रूप प्रकृति रूपी सुंदरी के कंठ में सुशोभित हो रही है। पाट पाट जगह जगह शोभाश्री, और जगह जगह पर फाल्गुन का है, उसकी शोभा इतनी शोभायमान लग रही है कि पट नहीं, यानी मेरे हृदय में क्षमा नहीं रही है। छोटी छोटी कविताएं हैं, आराम से समझ में आई होगी। फाल्गुन के महीने का वर्णन किया गया है, कोई दिक्कत। और पहला जो गीत है आह्वान गीत है, बादलों से आह्वान किया गया है कि धरती पे परेशान जो लोग हैं उनको तुम बरसों एक क्रांति का प्रतीक बादल को बतलाया है। छोटी सी कविताएं हैं ये, एक आध पर्सन आराम से द्वितीय श्रेणी में इनमें से बन सकता है। अब छोटी छोटी बात आपको मैं बता दूं कि इनमें देखिए घेर घेर, यहाँ पर घेर घेर घोर गगन धराधर, यहाँ पर है ना अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश दोनों अलंकार है। ललित ललित काले घुंघराले, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाल कल्पना से पाले उपमा अलंकार है कि बाल की कल्पना के समान, बाल कल्पना से पाले, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है। ये जो अट नहीं रही है, इस कविता में फाल्गुन की आभा का सुंदर चित्रण है। घर घर भर दे तो पुनरुक्ति प्रकाश है, घर घर लगाता ना, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। पाठ पाठ शोभाश्री, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश है। पर कर देते हो, यहाँ पर मतलब पर एक पंख होता है, दूसरा पर होता है, उसका अर्थ भरने से होता है। तो पर कर देते हो, जैसे आसमान में उड़ने के लिए तुम पर कर देते हो, यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी इसमें प्रथम तो है पंख, यानी आसमान में पर कर देते हो, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि बसंत महीने में मस्ती से भरकर उड़ने वाले पक्षियों से सारा आकाश है वो पंखमय हो गया है। एक का पर का होता था पंख, दूसरे का होता है भर देते हो, यानी उनके पंखों में एक नई मादकता, नया नशा भर देते हो, जो कि पूरा आसमान है वो पंखमय दिखाई देता है। संपूर्ण पक्षी प्रजाति है वो आसमान में उड़ती हुई नजर आती है। फाल्गुन की शोभा, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी मैं वहां से आंख हटाना चाहता हूं तो हट नहीं रही है, क्योंकि फाल्गुन का आकर्षक ही इस प्रकार से इतना आकर्षक, इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि मेरी नजर है, मेरी आंखें वो वहां से हट नहीं रही हैं। धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको विस्तार से अगर पढ़ना हो निराला जी का परिचय, तो आप लोग कक्षा 11-12 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर वीडियो देखिएगा, आपको विस्तार से भी वर्णन मिल जाएगा। कवि परिचय वाला फोल्डर है उसमें से भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी निराला जी का बहुत शानदार कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।